A very warm welcome to all of you to this CTET video lecture series, an initiative of Unique Institute of Behavioral Sciences. आज के वीडियो लेक्चर में हम EVS को कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 4 कवर करेंगे. सो लेट्स टेक अ लुक. हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है. पार्ट 1 फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके अंदर जो सब पार्ट रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, plants we have already covered, food we have already covered, shelter we have already covered. इस पार्ट में हम वाटर शुरू करेंगे. सो वाटर क्यों ज़रूरी है, वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं. सो पहले देखते हैं कि वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है. आप ये देखेंगे कि वाटर, हर लिविंग बीइंग इस अर्थ में बिना वाटर के नहीं रह सकता, चाहे वो फिर ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो या प्लांट हो. वाटर चाहिए होता है, राइट. ऑल्दो वाटर की कोई फूड वैल्यू नहीं होती, बट वाटर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो फूड हम इनटेक करते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. आवर बॉडी नीड्स 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 glasses of water a day, right. वाटर का जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हमारी बॉडी में जो भी डाइजेशन होता है और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, राइट. ह्यूमन का जो बॉडी होता है वो लगभग 70% उसमें वाटर होता है. और जो अगर इसके हम कुछ फंक्शंस देखेंगे वाटर के, तो पहला फंक्शन आता है, इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, राइट. कैसे रेगुलेट करता है. पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि मैमल्स आर वार्म ब्लडेड. इसका मतलब ये होता है कि जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज को बेयर कर पाए. ह्यूमन की बॉडी में वाटर ज़्यादा होने के कारण वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को बेयर कर लेता है. सो फर्स्ट फंक्शन इज रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. दूसरा फंक्शन इसका आता है, इट हेल्प्स द किडनी लीवर फ्लश आउट द वेस्ट. जो किडनी रहता है, किडनी में जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है लिक्विड, उसको एक्सक्रीट करता है किडनी के थ्रू, छन्नी का काम करता है. और यहाँ पर जो लीवर रहता है, लीवर में जो ब्लड में जो इम्प्योरिटीज हैं वाटर के थ्रू वो किडनी के थ्रू वो लीवर के थ्रू उनको एक्सक्रीट करता है. थर्ड फंक्शन इज हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, राइट. यानी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है. हमारी बॉडी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है जो राइट फ्रॉम आवर ब्रेन टू टो, पूरे बॉडी को जो कनेक्ट करके रखता है टिश्यू, वो ब्लड है. और ब्लड में जो 83% वो वाटर रहता है. नेक्स्ट फंक्शन, इट लुब्रिकेट जॉइंट्स. जो हम इजीली अपने जॉइंट्स को मूव कर पाते हैं उसमें भी वाटर का इम्पॉर्टेंट रोल है, राइट. नेक्स्ट फंक्शन, इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल. वाटर में ऑक्सीजन भी होता है और जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट, इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. यस, वी हैव सीन इट. मसल्स आर 75% वाटर. मसल्स में लगभग 75% हमारा वाटर होता है, राइट. और ब्रेन में भी 75% वाटर होता है. यानी वाटर हमारी बॉडी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. आगे देखते हैं, हम जो फूड इनटेक करते हैं या जो फ्रूट्स हम लेते हैं, कुकुम्बर, मेलन्स, लगभग इनमें लार्ज अमाउंट वाटर होता है. We take water in the form of cold drink, coffee, tea, etc. Water help in maintaining the body temperature. हमने देखा, ओके. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, गर्मियों में पसीना बहुत निकलता है. इसमें बॉडी अपने आप को कूल करने की कोशिश कर रही है, राइट. एक स्वेटिंग मतलब पसीना बाहर निकलना, राइट. बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू जो वाटर होता है, वाटर रिलीज होता है एज इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, राइट. और जब वो इवेपोरेट उठता है बॉडी को, वो कूल करता है, राइट. तो यानी वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है.
वाटर इज एन एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड. यस, जर्मिनेशन के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वाटर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड मिनरल इन प्लांट. ये हम देख चुके हैं प्लांट वाले चैप्टर में, राइट. नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर. वाटर के सोर्सेज क्या हैं? गवर्नमेंट की तरफ से या बहुत सारे एनजीओ कैंपेन करते हैं कि सेव वाटर, सेव वाटर. हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं सेव वाटर. तो यहाँ वाटर कंजर्व करने की क्या जरूरत है जब पूरा अर्थ में लगभग 70 से 75% वाटर कहते हैं कि इतना पानी है, फिर वाटर कंजर्व करने की क्यों जरूरत है? सी हम यहाँ पर देखते हैं वाटर को, इतना वाटर होने के कारण अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, राइट. ब्लू प्लैनेट वो वाटर की वजह से, राइट. ये हमने देखा लगभग 70 से 75% इसमें वाटर होता है. तो कंजर्व करने की क्यों जरूरत है? जरूरत ये है कि वो जो 70 या 75% जो वाटर है उसमें से अगर देखते हैं 97% ऑलमोस्ट सारा जितना पानी है वो खारा पानी है, ओशन का पानी है, राइट. नमक वाला पानी है जो पीने लायक बिल्कुल नहीं है. जो पीने लायक पानी है, जो फ्रेश वाटर है, वो मात्र सिर्फ 3% वाटर है, फ्रेश वाटर. नाउ यू कैन इमेजिन उस 3% वाटर को हम कंजर्व करने की बात करते हैं, राइट. उसमें 3% अगर वाटर का यदि हम आगे फर्दर ब्रेक डाउन करें, उसमें से भी 3% का ऑलमोस्ट 69% या 70% आप ऐसा मानिए, उसमें से वो आइस कैप की फॉर्म में है या ग्लेशियर की फॉर्म में है, राइट. ये अर्थ है, अर्थ का जो ये आर्कटिक वाला पार्ट है, पोलर पार्ट, नॉर्थ पोल, और ये जो अंटार्कटिक वाला पार्ट है, राइट. यहां पर ये जो 70%, हम अराउंड 70% यहाँ पर ये जो फ्रीज फॉर्म में है, 100% का जो 70% वाटर यहाँ पर फ्रीज्ड फॉर्म में है, आइस कैप की फॉर्म में. उसमें से जो दूसरा नंबर आता है वो ग्राउंड वाटर है. ग्राउंड वाटर लगभग 30% ग्राउंड वाटर है जो इजीली एक्सेसिबल नहीं होता, राइट. उसके लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए होते हैं. जो बाकी बचा है 0.9% या 1% इसको माने अदर, और जो 0.3% है इसको, ये हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल होता है और ये सरफेस वाटर की फॉर्म में अवेलेबल होता है, राइट. सरफेस वाटर मींस जो लैंड पर फ्लो कर रहा है, लैंड पर रहता है. इसमें से भी लगभग 67%, 0.3 की हम बात कर रहे हैं. फ्रेश वाटर का 0.3% में लगभग 67% लेक्स में होता है, राइट. 11% स्वैम्स होते हैं, जैसे ये मैनग्रोव्स या जहां पर पानी इकट्ठा हुआ होता है उनको स्वैम्स कहते हैं, राइट. और 0.3% का 2% ये हमारे पास रिवर का जो वाटर होता है उस फॉर्म में ये अवेलेबल होता है. नाउ अभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि वाटर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, राइट. वाटर ऑल्सो एग्जिस्ट इन एयर एज वाटर वेपर. यहाँ पर ये भी समझना हमको चाहिए कि एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन वाटर का वेपर फॉर्म में हमारे सराउंडिंग में रहता है. जैसे हम देखते हैं ह्यूमिडिटी होती है, तो ह्यूमिडिटी इज व्हाट, जो वाटर है वेपर फॉर्म में वही ह्यूमिडिटी है, राइट. ओके, नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर? तो एक एंथ्रोपोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो मैन मेड सोर्सेज हैं, और एक नेचुरल अवेलेबल सोर्स हैं. नेचुरल अवेलेबल सोर्सेज में हमारे पास वेल, कुएं, वाटर रिजर्वायर, राइट. जो नदियों का पानी होता है उसको इकट्ठा करते हैं, बांध बनाकर उनको इकट्ठा करते हैं, उनको यूज करते हैं. थर्ड इज लेक. कुछ लेक्स होती हैं जो नेचुरली बनी होती हैं और कुछ होती हैं जो मैन मेड होती हैं, राइट. तो लेक दोनों सोर्सेज में आ जाएगा, नेचुरली एज वेल एज मैन मेड. थर्ड इज फोर्थ इज रिवर एंड फिफ्थ इज ग्लेशियर्स, राइट. तो ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर है.
ओके, मैन मेड सोर्स देख लेते हैं। अगेन कुछ लेक्स होती हैं जो मैन मेड होती हैं, बनाई जाती हैं। इनमें से अगर सबसे पुरानी लेक अगर इंडिया में देखें तो गुजरात में सुदर्शन लेक है सबसे पुरानी, राइट, जो ये मैन मेड लेक है। इसके अलावा हम पानी इकट्ठा करते हैं पॉन्ड्स में, तालाबों में, वेल, कुएं बनाए जाते हैं पानी के लिए, और ट्यूबवेल। इसमें ग्राउंड वाटर हमने पढ़ा था, जो आइस कैप्स के बाद जो दूसरा बड़ा वाटर का, फ्रेश वाटर का जो सोर्स होता है वो ग्राउंड वाटर होता है। तो ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। यहाँ पर ये ट्यूबवेल की मदद से उस पानी को निकाला जा रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। हम सबको पता है वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, जो प्योर वाटर होता है, कलरलेस, ओडरलेस, ओडरलेस मींस गंधहीन, जिसका कोई अपना स्मेल नहीं होता, और टेस्टलेस होता है, राइट। वाटर टेक्स अप कलर, ओडर एंड टेस्ट ऑफ द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन इट, यानी जो भी वो जिसमें भी घुलता है वो उसका आकार या उसका कलर या उसकी गंध या उसका टेस्ट वो वैसे ले लेता है, राइट। वाटर हैज नो डेफिनेट शेप, राइट। हम मैटर की अगर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो मैटर 3 टाइप के होते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। मैटर को जनरली हम 3 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट। तो लिक्विड का कोई भी डेफिनेट फॉर्म नहीं होता। इसमें हम आगे देखेंगे कि वाटर अपनी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करता है, कि कैसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में ये आपस में चेंज, अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, राइट। तो 100% 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट। तो वाटर को बॉयल होने के लिए, बॉयल का मतलब होता है कि वो मिनिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग, उबलना वो शुरू कर दे, उसको कहते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर, राइट। इसको थोड़ा अगर हम टेक्निकल टर्म में देखें तो जब वाटर अपने फेज चेंज करके वेपर फेज में जाना शुरू कर देता है, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, राइट। एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट होता है अगेन यहाँ पे जहाँ एक फेज से, एक मैटर की एक फॉर्म से वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। जब अपना फेज चेंज शुरू कर दे वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, इस टेम्परेचर पर वो अपना फेज चेंज करना शुरू कर देता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, राइट। नाउ लेट्स लुक इनटू दिस कि एक फेज से दूसरे फेज में कैसे चेंज होता है। ये सॉलिड स्टेट में है वाटर, दैट इज यहाँ पर ये आइस की फॉर्म में है। आइस टर्न्स इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट, यानी ये 0 डिग्री अगर यहाँ पर पहुंचता है इसका टेम्परेचर, इट स्टार्टेड चेंजिंग इट्स फॉर्म फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, राइट। यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट में आ गया। अभी फिर इसको लिक्विड से गैसियस फॉर्म, गैस स्टेट में जाने के लिए इसको एटलीस्ट बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा, जब ये अपना फेज चेंज शुरू कर देगा। लिक्विड से यहाँ पर गैस में बनना शुरू हो जाएगा, यानी इसको यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट तक या बॉइलिंग टेम्परेचर तक इसको पहुंचना होगा, राइट। लिक्विड वाटर टर्न्स इनटू गैस एट द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर ये गैस में चेंज हो गया, जो लिक्विड था वो गैस में चेंज हो गया, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, राइट। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ओके। वाटर की अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि थिंग्स दैट हैव डेंसिटी मोर देन वाटर इट विल सिंक, राइट। हम डेंसिटी कॉन्सेप्ट यहाँ देख लेते हैं। डेंसिटी होता है क्या है, डेंसिटी का अगर फॉर्मूला देखें तो डेंसिटी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट। हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर 1 लीटर पानी है, राइट।
यहाँ पर 1 लीटर पानी है, यहाँ पर दूसरा बीकर है, इसमें भी 1 लीटर पानी है, राइट, यानी वॉल्यूम दोनों का सेम है। अब हमने यहाँ पर कुछ नहीं रखा, ये प्योर वाटर है, राइट, लेकिन इस वाटर में हमने सॉल्ट रख दिया, सॉल्ट को घोल दिया, यहाँ पे नमक को घोल दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो इसका मास हो जाएगा, इसका मास ज्यादा हो जाएगा कंपैरेटिव टू दिस, यानी इसका मास यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब डेंसिटी किसका फंक्शन है, मास और वॉल्यूम का, राइट, तो वॉल्यूम दोनों का सेम है बट इसका मास ज्यादा है, यानी इसका डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, राइट, तो ये डेंसिटी है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट आता है कि वो चीजें जिनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है वो सिंक हो जाएंगे, यानी वो डूब जाएंगे। आप यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, ये वाटर है, राइट, यहाँ पर ये स्टोन है, ये ग्लास है, या ये कोई आयरन का बॉल है, ये सब इनकी डेंसिटी जो है वो वाटर से ज्यादा थी तो ये डूब गए हैं, राइट। जिनकी डेंसिटी वाटर से कम है, लेसर डेंसिटी वाले, वो फ्लोट करते हैं, राइट। अभी आप ये देखेंगे खाली बॉटल है, राइट, तो ये इसका जो डेंसिटी है ये कम है वाटर से, तो ये इसने फ्लोट किया, इसके अंदर गैस भरी हुई है, राइट, जबकि ये सॉलिड वाले थे, ये डेंसिटी ज्यादा होने के कारण, घनत्व तो जिसको हिंदी में बोलते हैं, ज्यादा होने के कारण ये डूब गए। ये हल्की चीजें थी, वाटर से डेंसिटी कम थी इनकी, तो ये फ्लोट करने लग गए, राइट। यहाँ पर वुडन बोट, आयरन शिप, एम्प्टी प्लास्टिक बॉल, एम्प्टी बॉल, आइस, सोप with soap case will float in water, right। इसलिए आप देखेंगे जो शिप होती हैं वो जनरली लकड़ी की बनाई जाती है, उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए वो फ्लोट कर लेता है। whereas bowl filled with pebbles, iron nail, needle, spoon, bottle full of water, soap cake will sink in the water। अब इनकी जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा है तो वो सिंक हो जाते हैं, वो डूब जाते हैं, ओके। लेमन एंड एग व्हेन प्लेस्ड इन प्योर वाटर विल सिंक। अभी यहाँ पर हम एक एक्टिविटीज देखेंगे, यहाँ पर एक लेमन है और एग है, व्हेन प्लेस्ड इन प्योर वाटर विल सिंक। अब आप देखेंगे यहाँ पर प्योर वाटर में उसकी जो डेंसिटी होगी वो कम होगी, राइट, डेंसिटी कम होगी, इसीलिए जो लेमन और एग थे वो उसमें फ्लोट कर पा रहे हैं। बट व्हेन द सेम लेमन एंड एग आर प्लेस्ड इन द वाटर इन विच गुड अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट विल फ्लोट। अगेन यहाँ पर प्लेन वाटर था, यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, हम यहाँ पर कैपिटल डी लिख रहे हैं जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, और स्मॉल डी लिख रहे हैं जिसकी डेंसिटी कम है, राइट। यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा थी एग की तो ये सिंक कर गया, और जो स्मॉल डी डेंसिटी कम थी वाटर की, यहाँ पर ये, राइट। अभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूट और कहेंगे यहाँ पर नमक, जो सॉल्ट था वो ज्यादा हो गया, राइट, यानी इसकी जो डेंसिटी थी वाटर की ये ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, और जो एग था इसकी डेंसिटी कम हो गई, इसलिए ये फ्लोट कर पाया, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्ट वाटर, और इसमें हायर डेंसिटी है एग से, इसलिए फ्लोट कर पाया, राइट, ओके। इसमें एक दूसरी एक प्रॉपर्टी देखते हैं वाटर की, उसी को कंटिन्यू करते हैं कि जहां पर वो वाटर फेस चेंज कर रहा है अपना, राइट। तो वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में रहता है, राइट। एक चीज और हम एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, मैटर को ही, मैटर का ही पार्ट है, मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड के अंदर जो अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें, राइट, तो जो सॉलिड में इसके मॉलिक्यूल आसपास रहते हैं, बहुत आसपास रहते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं होता बिल्कुल भी नहीं, राइट, ये बहुत क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, राइट। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जो
एटम होते हैं वो थोड़े दूर दूर होने लगते हैं, और इसीलिए आप जो फ्लूइडिटी देखते हैं वाटर में, एक जो फ्लूइडिटी मेंटेन रहता है वो इसी के कारण रहता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं ये थोड़े स्पार्सली स्पेस्ड हैं, वो थोड़े दूर दूर हैं। आप गैस में देखेंगे आप, तो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर, राइट, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस, यहाँ पर वाटर है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, तो आप यहाँ इमेजिन कर सकते हैं कि वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो बिल्कुल भी क्लोज नहीं होंगे और बिल्कुल भी दूर नहीं होंगे, एक स्पार्सली लोकेटेड होंगे, स्पार्सली स्पेस्ड होंगे, राइट। नाउ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, फेस यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसके लिए हमें पता है बॉइलिंग टेम्परेचर चाहिए इसको फेस चेंज करने के लिए, और इस प्रोसेस को भी हमको पता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। लिक्विड से गैस में जाना इसको बोलते हैं इवेपोरेशन, राइट। अब गैस से दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट होना, राइट, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं डिपोजिशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन, राइट। नाउ सॉलिड से अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट 0 है, राइट, यहाँ पर इसको बोलते हैं मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना इसको बोलते हैं मेल्टिंग। ओके, नाउ गैस से अगर फिर वापस लिक्विड में आना हो तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का एक एग्जांपल हम देखेंगे। हमने फ्रिज से एक पानी निकाला, ठंडा पानी, राइट, और अपनी टेबल में एक रख दिया है। आप कुछ देर बाद देखेंगे यहाँ पर ये पानी यहाँ पर जमा हो गया है, इसके सरफेस पे पानी जमा हो गया। अब सोचने वाली बात है, तो ऑब्वियसली यहाँ से लीक तो हुआ नहीं होगा, तो ये क्या हुआ है, ये पानी कैसे जमा हो गया यहाँ पर, राइट। तो अब क्योंकि एयर है, राइट, एयर को यहाँ पर ठंडी सरफेस मिली, राइट, यानी एयर जो थी वो इस सरफेस पे लग के उसका टेम्परेचर कम हो गया, और हमें पता है जब एयर को ठंडा टेम्परेचर मिलता है तो वो कंडेंस होने लग जाती है, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर टकरा के वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ओके, राइट। हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पर सॉलिड से अगर लिक्विड में जाना हो, राइट, तो यहाँ पर हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी इसको हीट देनी पड़ेगी। अगेन लिक्विड से गैस में जाना पड़ेगा, यहाँ पर अगेन टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी हीट देनी पड़ेगी। अच्छा, गैस से लिक्विड में आना है तो इसको टेम्परेचर घटाना पड़ेगा या उसको कोल्ड करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। यहाँ पर अगेन लिक्विड से सॉलिड में आना है तो वहां पर टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, राइट, ओके, ओके। अगर अब सॉलिड से गैस में जाना है, सॉलिड से गैस में जाना है, तो हम लिक्विड को ओवर पास कर रहे हैं और डायरेक्ट हम गैस में, गैस वाले फेस में जाना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, राइट। ये जो प्रोसेस हुआ जहां पर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में हम जा रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। एक एग्जांपल इसका अगर इमेजिन कर पाए आप, जैसे एक कपूर होता है, राइट, जो हम यूज करते हैं जलाने के लिए, वो सॉलिड होता है, राइट। उसको जैसे ही जलाते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड में नहीं आता, राइट, वो लिक्विड को ओवर पास करके वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, राइट। जैसे इसको हीट मिली, ये डायरेक्ट चेंज होके गैसियस फॉर्म में आ गया, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ऑलराइट, हम आगे एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। एलम होता है कंपाउंड, जिसको फिटकरी भी बोलते हैं, राइट। इट एक्ट्स एज अ कोग्लुएंट, कोग्लुएंट होता है जो इम्प्योरिटीज को इकट्ठा कर देता है, राइट। इज यूज्ड टू सेटल डाउन लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। तो जैसे ये पानी है, राइट, इस पानी में कुछ छोटी छोटी इम्प्योरिटी थी, लाइट इम्प्योरिटी थी, तो हमने इसमें कुछ कोग्लुएंट मिलाया, जैसे वन ऑफ द कोग्लुएंट इज फिटकरी, मिलाया। यहाँ पर इसने फिटकरी के मॉलिक्यूल ने इसको पकड़ के रख लिया, ट्रैप कर लिए, जो
इम्प्योरिटीज थी इनको ट्रैप कर लिया। अब क्योंकि इसका जो वेट था वो भारी हो गया, राइट, जो लाइट इम्प्योरिटी थी उनकी डेंसिटी कम होने के कारण वो फ्लोट कर रहे थे। अब क्योंकि एलम के जो मॉलिक्यूल थे उनके साथ वो ट्रैप हो गए, अब वो सेटल हो गए नीचे। यानी आप देखेंगे कि एलम डालने के बाद या फिटकरी डालने के बाद जो इम्प्योरिटी हैं वो नीचे जमा हो जाती हैं, सेटल हो जाती हैं, राइट। तो इस एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हमने वाटर को प्यूरिफाई कर दिया। इट विल प्रेसिपिटेट एंड ट्रैप्ड इम्प्योरिटी सेटल एट बॉटम, राइट। ओके, 2012 में सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया कि रेखा's mother adds फिटकरी that is alum to water collected from the pond every day in order to क्या करने के लिए, क्यों यूज करती हैं फिटकरी? डिकलराइज वाटर, कि कलर जो वाटर का कलर है वो कलर उतारने के लिए या उसको कलर को हटाने के लिए वो फिटकरी यूज करती हैं। ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने, राइट, दिस इज रॉन्ग। किल जर्म्स इन वाटर, राइट, तो उसमें जर्म्स हो सकता है कि वो फिटकरी से ना मरे, बहुत टाइप के जर्म्स होते हैं ना मरे, राइट, और ऐसा हमने पढ़ा भी नहीं है, तो ये दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड इज चेंज हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर, ऐसा भी नहीं पढ़ा, राइट। सो द आंसर इज, इसमें क्या था, सेडिमेंट लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, सेडिमेंट मीन टू सेटल, जो उसमें लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटी थी उनको सेटल करने के लिए, यस। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, कुछ तथ्य देख लेते हैं। ऑल द ओशियन एंड सी हैव सॉल्टी वाटर, ऑल द ओशियन एंड सी हैव सॉल्टी वाटर। तो जो हमने अभी पढ़ा था, अर्थ का जो 70 से 75% जो वाटर है अर्थ में, ये सॉल्टी नेचर का है, यानी ये खारा पानी है, जो इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। जो सॉल्टियस्ट वाटर है, जो सबसे ज्यादा जिसमें नमक है, ऐसा जो सी है वो डेड सी है, राइट, डेड सी है। ये कहां पर है? ये वेस्ट एशिया में है, अरेबियन प्लेटू के पास में है डेड सी। ये सबसे खारी नदी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आदमी है ये फ्लोट कर पा रहा है। अब कैसे फ्लोट कर पा रहा है? हमने अभी पढ़ा था, यहाँ पर जो वाटर की डेंसिटी है वो ज्यादा है क्योंकि इसमें नमक बहुत ज्यादा है, नमक बहुत पड़ा है यहाँ पर, और जो इस आदमी की जो बॉडी की जो डेंसिटी है वो कम है, इसलिए ये फ्लोट कर पा रहा है। अगर ये प्योर वाटर होता तो उसकी डेंसिटी कम होती और बॉडी में जो लिक्विड है और जो भी मटेरियल है उसका डेंसिटी ज्यादा होता, तो दिस मैन वुड हैव sunk into this sea, right? Approximately 300 grams of salt is present in 1 liter of water. तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं डेंसिटी कैसे ज्यादा है। 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम वाटर मिलाया हुआ है, तो कितना खारा हो सकता है पानी, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये फ्लोट कर पा रहा है, राइट। यहाँ पर ये भी और लिखा है कि पर्सन जिसको फ्लोट करना नहीं आता है वो भी वहां पर फ्लोट कर सकता है। ऑल राइट, क्वेश्चन आया था 2014 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेड सी? अ सी हुज वाटर इज पॉइजनस? नहीं। A sea which is saltiest of all the ocean and sea? Yes, this is the answer. और ऑप्शंस देख लेते हैं। A sea in which high and low tides are very frequent, ऐसा भी नहीं पढ़ा। A sea in which the dangerous to sail ship, ऐसा भी नहीं पढ़ा। So B is the answer, right? Now वाटर साइकिल हम देख लेते हैं। वाटर साइकिल क्या होता है? ठीक, साइकिल का मतलब होता है एक ऐसा पीरियोडिक जो प्रोसेस है, राइट, जो जहां से शुरू हुआ है वहां पर ये चल रहा है एंडलेसली, ये जो प्रोसेस चल रही है उसको साइकिल कहते हैं। वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। यहाँ पर साइकिल में हम देखेंगे यहाँ पर पीरियोडिकली मूव करता है, राइट, एक कि वाटर कैसे लैंड से अबव लैंड और बिलो लैंड, इन तीनों जगह वाटर कैसे मूव करता है कंटिन्यूअसली एक पीरियोडिक प्रोसेस में, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं, राइट। तो हम कोई सा भी एक पॉइंट ले लेते हैं और उसको समझते हैं, राइट। ये आइस कैप था यहाँ पर, यानी ये वाटर का ही फॉर्म है फ्रोजन कंडीशन में। ये नदियों में अपना
जो वाटर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी ये अभी ऑन द लैंड में, लैंड पर ही है ये वाटर, राइट। ये गया ओशन में, राइट। यहाँ पर सन की लाइट ने या हीट ने इस पानी को, इसकी जो सरफेस वाटर था, यहाँ पर सरफेस पर जो वाटर था उसको इवेपोरेट करना शुरू कर दिया, राइट। इवेपोरेट करना शुरू कर दिया। अब ये वाटर जो था लिक्विड फॉर्म से लेके, लिक्विड स्टेट में से लेके वो अभी गैशियस स्टेट में चला गया, यानी वो अबव द लैंड वाला जो स्टेट था वहां पर चला गया। अब जैसे एक चीज और होता है यहाँ पे, जैसे वेपर्स ऊपर पहुंचते हैं, एटमॉस्फेयर की ऊपर जो लेयर्स पर पहुंचते हैं, तो वहां पर वो कंडेंस होने लगता है। कंडेंस मींस वहां का जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है ऊपर तो टेम्परेचर वहां पर घटने लगता है, राइट। तो ये जो टेम्परेचर था इवेपोरेट होके जो गैशियस फॉर्म में गया, ये ऊपर होके कंडेंस फॉर्म में ये इसने यहाँ पर बादल बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, ओके। अब ये बादल मूव करेंगे और ये यहाँ पर प्रेसिपिटेट करेंगे। प्रेसिपिटेट यानी वो बारिश करना शुरू कर देंगे, बारिश या स्नो या इसको स्लिट्स बोलते हैं, हेल्स बोलते हैं, राइट, जो ओले बोलते हैं जिनको, उस फॉर्म में वो पानी अबव द लैंड से लेकर फिर वो लैंड पर आ गया, ठीक है। एक साइकिल तो ये हो गई। अब इसी में जो सरफेस वाटर था ये इन पेड़ों की मदद से, जैसे कि हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं प्लांट्स वाले में, ये जो ट्रीज हैं और ये जो ग्राउंड है ये इस पानी को पर्कुलेट करता है। पर्कुलेट मीन्स इसको छन्नी की तरह काम करता है और जो वाटर था सरफेस वाटर को उसको ग्राउंड तक पहुंचाने में मदद करता है, या जो ट्रीज हैं इसके जो रूट तक वो पहुंचता है और नीचे पानी यहाँ पहुंचता है, राइट। तो यहाँ पर वो बिलो द लैंड पानी आ गया है और वो ग्राउंड वाटर जो हमारा अगेन जो फ्रेश वाटर का सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है वो यहाँ तक पहुंच गया है, ठीक है। अगेन वो ओशन में आएगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होके पानी ऊपर पहुंचेगा, वहां वो कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद उस पानी को वो बरसाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेन या ओले या कुछ भी है, वो नीचे फिर सरफेस पे आएगा। ट्री उसको उसके जो रूट है उसको लेंगे या जो ग्राउंड है वो उसको पर्कुलेट करके नीचे भेजेगा और अगेन ये साइकिल चलती रहेगी। तो दिस इज हाउ वाटर साइकिल वर्क, ओके। नाउ कुछ हम वाटर बॉर्न डिजीज देख लेते हैं कि वाटर से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। अगर वाटर हमने पढ़ा है यहाँ पर बहुत ही एसेंशियल है, लेकिन अगर वाटर में कुछ अशुद्धियां आ गई, कुछ ऐसे एलिमेंट आ गए या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आ गए जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, तो वहां पर बहुत सारी बीमारियां होने का डर रहता है। फर्स्ट इज कॉलेरा, जिसको हम हैजा कहते हैं, राइट। इसमें अगर कुछ जैसे ओपन डेफिकेशन करता है कोई, राइट, तो वो अगर बारिश होती है या कुछ पानी का सोर्स है आसपास, वो जो डेफिकेशन में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे या जो बैक्टीरिया होंगे वो ग्राउंड वाटर में चले जाएंगे और नियर बाय अगर कोई ऐसा तालाब होगा या जो हमारा पानी पीने का पानी का जो सोर्स होगा अगर उसमें चले जाते हैं तो वहां पर कॉलरे होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि हम इनको इंजेस्ट कर लेते हैं, बॉडी में इनटेक कर लेते हैं। दूसरा है जियार्डिया, ये अगेन एक ऐसा डिजीज है जो वाटर बॉर्न या जो कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के कारण होता है। थर्ड इज हेपेटाइटिस ए, राइट, ये एक लीवर का प्रॉब्लम होता है जो अगेन कुछ ऐसे बैक्टीरिया बॉडी में आ जाते हैं जिनके कारण हेपेटाइटिस ए हो सकता है। डायरिया एंड टाइफॉइड, राइट, सो ये पॉल्यूटेड वाटर ड्रिंक करने से ये बीमारियां हो सकती हैं। जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, ठहरा हुआ पानी होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और उसके कारण वो इंसेक्ट, रोडेंट्स जैसे चूहे हो गए, घूस हो गए, मॉस्किटो हो गया, उनको अट्रैक्ट करता है, राइट। और this stagnant water play a perfect environment for breeding and for the larvae to grow। उसमें जो मच्छर के जो अंडे होते हैं, लार्वे होते हैं, उनको ग्रो करने में वो एक परफेक्ट एनवायरनमेंट का काम करता है, राइट। नाउ दिस लार्वे नीड्स नॉन मूविंग वाटर, जैसे हमने कहा अभी, वो न्यूट्रिएंट्स उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। मूविंग वाटर रिच विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ईट,
वहाँ पर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिन पर लार्वे फीड कर लेते हैं और वहाँ पर एक अच्छे ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करता है। तो मॉस्किटोज कैरी डिजीज, और जो मॉस्किटो एज अ होस्ट काम करता है, राइट, जो बीमारी को कैरी करके ले जाता है। मच्छर से डायरेक्ट बीमारी नहीं होंगी, वो जो कैरी करके ले जाता है और वहाँ से बीमारियां होती हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं? मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानीज एंसेफेलाइटिस है, इनसे ये बीमारियां होती हैं। और ये जनरली जो मॉनसून जैसे शुरू होता है उसके बाद जैसे पानी इकट्ठा होने लगता है और ये ऐसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, राइट। मच्छरों से और बीमारियां हम देखेंगे, इसमें मलेरिया है, डेंगू फीवर है, चिकनगुनिया है, येलो फीवर है, राइट, वेस्ट नाइल वायरस है, ईस्टर्न इक्विन एंसेफेलाइटिस, ये सारी बीमारियां मच्छरों के कारण होती हैं। मच्छर एज अ होस्ट यहाँ पर काम करते हैं, राइट। डिजीज बाय मॉस्किटो, इसमें पहली थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट इज डेंगू। डेंगू इज अ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज कैसे? जो वायरस होता है, वायरस को मस्किटो उसके लिए होस्ट का काम करता है और उसको ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर देता है। इसमें जो सिम्टम देखने को मिलते हैं उसमें बुखार, बॉडी में रैशेस होने लग जाते हैं लाल लाल, और जॉइंट पेन होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, राइट। स्पीशीज ऑफ मस्किटो जो इसमें होस्ट का काम करती हैं वो येलो फीवर मस्किटो उसको कहते हैं, राइट, या जिसको हम एडीज मस्किटो भी कहते हैं, राइट। नाउ सेकेंड इज चिकनगुनिया। दिस इज अगेन अ वायरल डिजीज। यहाँ पर भी मस्किटो वायरल को कैरी करके लाता है और इसके जो सिम्टम है वो फीवर और जॉइंट पेन है। और जो मॉस्किटो है यहाँ पर इसका जो जीनस है मस्किटो का वो एडीज ही है, राइट। नाउ थर्ड इज मलेरिया। मलेरिया यहाँ पर एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होते हैं, सिंगल सेल्ड एनिमल जो हैं वो, यहाँ पर वायरस नहीं होता, प्रोटोजोआ होता है, इसको कैरी करके लाते हैं। अगेन यहाँ पर मस्किटो होस्ट का काम करता है, या इसके सिम्टम जो हैं फीवर विद शिवरिंग, चिल्स होने लग जाते हैं, बहुत कम कपाहट होने लगती है, वॉमिटिंग और हेडेक इसके सिम्टम्स है। यहाँ पर जो मॉस्किटो होती है वो है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, राइट। सो दिस इज होस्ट इन केस ऑफ मलेरिया, राइट। यहाँ पर जो कॉमनली यूज ड्रग जो दिया जाता है वो पैरासीटामोल दिया जाता है। ओके, ट्रीट फॉर मस्किटो। इन मलेरिया फीवर कम्स विद चिल्स एंड रिगर्स, वहां पर कपाहट होती है शरीर में, बॉडी में। मेडिसिन फॉर मलेरिया, बार्क ऑफ द सिंकोना ट्री, यानी यहाँ पर ये जो ट्री है ये जनरली जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पर ये ट्री बहुत ज्यादा पाया जाता है, राइट। तो इसकी जो छाल होती है वहां पर एज अ मेडिसिन की तरह मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। नाउ जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश की कि मलेरिया कैसे होते हैं वो रोनाल्ड रॉस थे, राइट। इनका जन्म इंडिया में ही हुआ था, राइट, बट ये ब्रिटिश मूल के थे और इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। He found out about malaria before this people believe that it's a disease of bad air। जो हवा खराब हो जाती है उसके कारण लोग पहले ऐसे समझते थे कि खराब हवा के कारण ये बीमारी होती थी, बट इसका जो मैकेनिज्म था वो रोनाल्ड रॉस ने समझाया है। नाउ मलेरिया इज कॉज बाय वन सेल्ड पैरासाइट, जैसे हमने देखा है जो प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, उसके कारण मलेरिया होता है। और मस्किटो यहाँ पर फीमेल एनोफिलस मस्किटो है। 2015 में ये क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ डिजीज कॉज्ड और स्प्रेड बाय द मस्किटो, यानी कॉलरा नहीं, दिस इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। डेंगू नहीं, यस डेंगू बट यहाँ पर कॉलेरा भी है, तो यानी इसको हम कैंसिल कर देंगे, राइट। और ऑप्शन चिकनगुनिया, कॉलरा, अगेन यहाँ पर कॉलरा और टाइफाइड है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। चिकनगुनिया मलेरियन टाइफाइड, नो टाइफाइड नहीं है। चिकनगुनिया डेंगू एंड मलेरिया इज द आंसर, राइट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज मे बी कॉज्ड बाय द स्टैग्नेंट वाटर, ठहरे हुए पानी के कारण कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? चिकन पॉक्स नहीं, निमोनिया नहीं, पोलियो नहीं, मलेरिया यस।
ऑलराइट, सो वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, जो फ्रेश वाटर की हम बात करते हैं, जो 3% था, 3% में से भी जो मेजर पोर्शन 68% जो आइस शीट या आइस कैप्स के फॉर्म में है, तो जो बचा हुआ है, जो हम इजीली एक्सेसिबल है, उस वाटर को कैसे कंजर्व करें, इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा या एनजीओ द्वारा बहुत सारे वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हम कुछ इनको देखते हैं। राजस्थान में एक एनजीओ है जिसका नाम है तरुण भारत संघ, राइट। ये राजेंद्र सिंह द्वारा संचालित एक एनजीओ है जिनको जल पुरुष नाम से भी जाना जाता है। इनका जो मेन उद्देश्य है एनजीओ का, जो लेक सूख गई हैं या खराब हो गई हैं, उनको दोबारा रिफर्बिश करना है, रिबिल्ड करना है, दोबारा बनाना उसका मेन मकसद है। दूसरा जो वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम है वो भीम संघ है, जो कर्नाटका में है, भीम संघ, राइट। इसका भी काम है वाटर को सेव करना। तीसरा जो है इसमें स्पर्श गंगा अभियान, राइट। इसका मेन एम है कि गंगा को क्लीन करना है और ये मूवमेंट उत्तराखंड में चलाया गया है। चौथा है पानी पंचायत, जो महाराष्ट्र में चलाया गया वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम है। एक क्वेश्चन 2012 में आपके पास आया था, द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ इज एसोसिएटेड विद रिबिल्डिंग ओल्ड लेक्स, हेल्पिंग स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन इन लर्निंग, प्रोवाइडिंग कुक्ड मिड डे मील इन स्कूल्स, रनिंग फ्री कोचिंग क्लासेस फॉर ईडब्ल्यूएस। तो ऐसा तो नहीं है, राइट। तो रिबिल्डिंग ओल्ड लेक्स इज द आंसर। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। गढ़सीसर लेक इज एन आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल मैन मेड वाला लेक है ये। जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर जिले में ये है। सर मीन्स लेक, यहाँ पर ये जो सर है, गढ़सीसर लेक। जैसलमेर गेट वेरी लिटिल, अब क्योंकि ये अरावली के पीछे है, जैसलमेर अरावली जो पर्वतमाला है इसके पीछे है, यानी यहाँ पर जो बहुत स्केंटी रेनफॉल होता है, बहुत कम रेनफॉल होता है, वंस इन अ ईयर और समटाइम्स नॉट इवन दैट, और कभी कभी तो होती नहीं है। बट कुछ लोग एट सम प्लेसेस, कई जगह पे थोड़ी बहुत भी अगर बारिश हो जाती है तो लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके, द रीजन वाई वेल्स हैव ड्राइड अप, आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडियन में पर्टिकुलर और जो साउथ इंडिया का कुछ पार्ट है, वहां पर जो कुएं हैं वो लगभग सूख गए हैं। इसका मेन रीजन ये है, एक तो हम अननेसेसरीली जो उसका जो सस्टेनेबल वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है, उसको मशीनों की मदद से उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत ज्यादा उसको यूज करते हैं। इसके कारण जो उनका जो नेचुरल एक फ्लो होना चाहिए, एक जो मेंटेनेंस होना चाहिए वाटर, ग्राउंड वाटर, वो नहीं रह पाता और वो सूख जाता है, राइट। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर, और जो वो लेक्स ही नहीं है, कहीं ऐसा हो गया है कि वहां पर नई बिल्डिंग्स बन गई हैं, नई चीजें बन गई, वहां पर वो लेक्स है ही नहीं जो रेन वाटर को भी कलेक्ट कर पाए या जो उसको रिचार्ज करना है ग्राउंड वाटर को, वो नहीं हो पाता। तीसरा बिंदु है द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विद द सीमेंट, और पर्कुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए कि वहां पर कुछ ऐसा अवरोध नहीं होना चाहिए, ऐसा रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पर ये मिट्टी है, ये घास है, यहाँ से पानी आ रहा है, राइट। अब जनरली होता क्या है कि ये पानी नीचे पर्कुलेट होता है और जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देता है। नाउ अगर इसको हम अगर सीमेंट की यहाँ पर लेयर लगा देते हैं तो क्या होता है, ये पानी नीचे पर्कुलेट नहीं हो पाएगा और जो पानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना है वो नहीं होगा और ऑब्वियसली ये दिक्कत हो जाएगी और जो कुएं हैं हमारे वो सूखे ही रहेंगे। इसमें है डांडी मार्च का एक इसमें इंसिडेंट है जो 1930 में हुआ था, राइट। डांडी मार्च में जो मेन जो उसका इंटेंट था, गांधी जी ने अहमदाबाद से लेके डांडी एक जगह है जहां पर नमक बनाया जाता है, राइट, वहां तक की वो यात्रा की थी। तो यहाँ पर जो हम कहना चाह रहे हैं वो कि नमक कैसे बनाया जाता है, जो सॉल्ट वाला जो वाटर होता है, ओशन का जो वाटर होता है, उसको समुद्र तट जो कोस्टल एरिया है वहां पर उसको कलेक्ट किया जाता है, राइट। और
वहाँ पर क्यारियाँ टाइप की बनाई जाती हैं। जैसे हमने पानी लिया, यहाँ पर पानी लिया जो समुद्री वाला पानी है, और उन पानी को इन क्यारियों में डाल दिया। अब क्या होता है, इवेपोरेशन के कारण वो पानी तो उड़ जाता है, और जो बीच में जो बचा रहता है वो नमक होता है। ठीक है। थ्रू द आइज ऑफ अल-बरूनी, अल-बरूनी 1000 साल पहले इंडिया में आए थे, और ये उज़्बेकिस्तान, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से वो यहाँ आए थे। एक ट्रैवलर थे, और इन्होंने अपना जो भी आंखों देखी था वो अपनी किताब में कंपाइल किया और अपनी कंट्रीमैन के साथ शेयर किया। इन्होंने लिखा, उसमें एक वाकया ये था कि जो इंडियंस थे, इंडियंस पॉन्ड बनाने में बहुत स्किल्ड हैं, राइट। हमको पॉन्ड बनाना अच्छे से आता है। वो चबूतरे की फॉर्म में हम बनाते हैं कि जो पानी वाटर बॉडी है उसके आसपास हम चबूतरा बनाते हैं, और बीच में उसकी सीढ़ियां रहती हैं, और जो हम उसको पानी लेने के लिए और बैठने के लिए उसको यूज करते हैं। तो कहने का यहाँ पे मतलब है कि इसके बावजूद भी, इतना हमारा हेरिटेज होने के बावजूद भी, हमारे यहाँ वाटर प्रॉब्लम रहता ही है, और जो इश्यूज हैं हम उन पर ध्यान नहीं देते। जो वाटर अभी जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, जो वाटर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हमको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, राइट। सो आई होप you would have liked this lecture. With that, we are ending our lecture here. Thank you so much.